अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा दूसरा सेशन है इसके लिए फाइनल ईयर की गाइडलाइंस के लिए। और फर्स्ट सेशन में हमने डिस्कस की थी आपकी कौन कौन सी बुक्स आपने सेलेक्ट करनी है और कैसे आपने जो अपने फाइनल ईयर की जो है वो स्टडी स्टार्ट करनी है। अब हम वन बाय वन हर एक सब्जेक्ट को लेके उसके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपने प्रिपेयर करने हैं वाइवा के लिहाज से भी और थ्योरी के लिहाज से भी, उनको हम आपको मार्क करवाएंगे। आज जो है वो हम मेडिसन वन के जो है मार्किंग करवाएंगे। उससे पहले जो है ये देख लो आप लोग कि आपकी जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे है। सबसे जो मेजर सब्जेक्ट है फाइनल ईयर का, सबसे ज़्यादा जिसके मार्क्स हैं वो ये आपकी मेडिसन है। ठीक है, इसमें आप देख सकते हो कि मेडिसन वन का जो आपका पेपर होता है थ्योरी का, वो आपका 90 मार्क्स का होता है। उसमें से आपके 45 मार्क्स के 9 एससीक्यूज होते हैं और 45 मार्क्स के ही 45 एमसीक्यूज होते हैं। ठीक है, और इसी तरह जो आपका मेडिसिन 2 का होता है उसमें भी ऑल 9 एससीक्यूज है सेम, बट उसमें जो एमसीक्यूज हैं आपके वो 40 हैं, इस वजह से उसके मार्क्स जो हैं वो 85 हैं। ठीक है, वाइवा आपका 275 मार्क्स का है जिसमें आपकी 120 मार्क्स के जो हैं वो 4 शॉर्ट केसेस हैं, एक लॉन्ग केस है उसके मार्क्स मुझे याद नहीं है, और आपकी ऑस्पी भी होगी। ठीक है, इसमें आपने ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, ये अलग अलग आपने पास करनी होती हैं। लाइक लॉन्ग केस और शॉर्ट केस मिला के एक क्लिनिकल का ये अलग पास करना होता है, ऑस्पी को आपने अलग से पास करना होता है, और ओवरऑल भी 50%, वो अगर आपके दोनों अलग अलग पास हो हैं तो ओवरऑल 50% आपके बन जाते हैं। अच्छा, इंटरनल जो है वो 25 जो है आपके दोनों में ऐड होगी। ठीक है, ये 25 जो है आपके वाइवा में ऐड होंगे तो आपके टोटल वाइवा का जो स्कोर बनेगा वो 300 है, और इधर 175 बन रहे हैं इन दोनों को मिला के, तो ये आपके जो है वो 25 इधर ऐड होंगे तो ये 200 हो जाएगा। ठीक है, मेडिसिन वन और मेडिसिन टू को आपने मिला के पास करना है। इस वजह से फाइनल ईयर में जो आपके थ्योरी के पेपर है ना, उसमें सिर्फ आपने पीड्स जो है वो उसका एक पेपर होगा, बाकी सबके दो दो पेपर हैं। सर्जरी के सर्जरी वन और टू हैं, गायनी और ऑप्स का अलग अलग होता है, तो ये आपने दो दो पेपर मिला के पास करने हैं। इन दोनों का कलेक्टिव स्कोर जो है वो आपका 50% होना चाहिए। बाकी हम जैसे डिस्कस करते जाएंगे वो साथ साथ हम फिर उस वक्त उनके स्कोर करेंगे। ठीक है, तो ये आपकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी। 9 एससीक्यूज होंगे ईच पेपर में, और 45 मेडिसिन वन में और 40 एमसीक्यूज मेडिसिन टू में। अच्छा, इसके लिए हमने बुक जो सेलेक्ट की थी वो थी, हाँ इसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी मैं आपको बता देता हूँ। मेडिसिन वन में आपके कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं। मेडिसिन वन में आपके टॉपिक्स हैं, मेजर जो टॉपिक्स हैं ना आपके, वो मेडिसिन वन में हैं ज़्यादा जो है। उसमें आपका पास सीवीएस है, ठीक है, जीआईटी है, सीएनएस है, लिवर का चैप्टर अलग है तो उसमें से क्वेश्चन भी आपका अलग ही है, तो उसको भी हम अलग, हेपेटोलॉजी है। ठीक है, उसके अलावा उसमें है ब्लड, हेमाटोलॉजी और रेमाटोलॉजी। ठीक है, अच्छा इसमें से किस में से जो है वो दो क्वेश्चन है आपके, सीबीएस में से आपके दो क्वेश्चन हैं, जीआईटी में भी से भी आई थिंक दो हैं। ठीक है, बाकी में से एक एक है, सीएनएस में से एक, लिवर में से एक, इसमें से एक, इसमें से एक, तो ये पूरे हो गए 9, 4 5 6 7 8, एक रह गया। रेस्पिरेटरी नहीं लिखा हमने, हाँ रेस्पिरेटरी में से एक है। ठीक है, रेस्पो में से, तो ये आपके जो है वो 9 एससीक्यूज मेडिसिन वन के पूरे हो जाते हैं। तो इनको अब जो है हम डेविडसन आप लोगों ने अपने साथ रखनी है, उसके अंदर से मैं जो आपको मार्क करवाता जाऊंगा साथ साथ। सबने रखी भी है, पीडीएफ खोलने की जरूरत तो नहीं है ना, या आप इसको बाद में जो है वो देख भी सकते हो। आप अभी कहीं पे नोट डाउन कर लो, सीवीएस खोल लो, मैं आपको टॉपिक्स जो है वो साथ साथ बताता जाता हूँ, उसमें से आप देखते जाओ। ठीक है, मेरे पास जो एडिशन है वो 23rd एडिशन है डेविडसन का। एंड
ओके, पेज नंबर 443 से स्टार्ट हो रहा है CVS आपका 23rd एडिशन ऑफ डेविडसन पे। यहाँ पे आपने ये जो स्टार्ट में दिया होता है ना सारा सिम्टोमेटोलॉजी, फिजियोलॉजी, एनाटमी और डिफरेंट इन्वेस्टिगेशंस बताई हुई होती हैं। ये आपने अपने लिए जो है वो, अगर आपकी बेसिक्स की ज़रूरत है आपको पढ़ने की तो ये आप पढ़ लेना, अदरवाइज़ ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, सारी आपकी पहले वाली चीज़ें। इसमें से जो आपने करना है वो है कार्डियक बायोमार्कर्स आपने करने हैं। ये आपने पहले भी पैथोलॉजी में किए होंगे, ट्रोपोनिन्स हैं, CPK वगैरह और मायोग्लोबिन। ये कब राइज होना स्टार्ट होते हैं, कब पीक पे जाते हैं और कब डिसअपियर हो जाते हैं, कौन सा पहले होता है कौन सा बाद में होता है, कौन सा रिपीटेड मायोकार्डियल इन्फॉक्शन का मार्कर है, कौन सा जो है वो फर्स्ट टाइम का मार्कर है, ये वाली सारी चीज़ें ऑलरेडी आपने पढ़ी हुई होंगी, लेकिन ये आपने करनी है दोबारा। इधर नहीं लिखी हुई क्लियर करके ये सारी चीज़ें, तो ये आप मार्क कर लो और ये आपने लिखना है। दूसरा न्यूयॉर्क हार्ट एसोसिएशन क्लासिफिकेशन है, फंक्शनल क्लासिफिकेशन, पेज नंबर 454 पे। ये टेबल आपका वाइवा के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट 456 पे कार्डियक अरेस्ट है। जो ये कार्डियक अरेस्ट है ना, ये एज सच आपके थ्योरी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये आपको आना चाहिए क्योंकि जो हमारा एडवांस लाइफ सपोर्ट होता है या बेसिक लाइफ सपोर्ट होता है उसके लिए इम्पोर्टेंट है, और उसका जो स्टेशन है वो मैंडेटरी है आपके शॉर्ट जो ऑस्पी बनती है उसमें जो ऑब्जर्व होता है ना उसमें मैंडेटरी है। तो BLS या ALS का आपका स्टेशन लाजमी आना है, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कार्डियक अरेस्ट क्या है, और अगर कोई कार्डियक अरेस्ट के साथ पेशेंट आपका है तो उसको आपने क्या करना है। ठीक है, तो 458 पे इसका प्रोटोकॉल बना हुआ है, ये आपने करना है। उसके बाद आ जाते हैं हार्ट साउंड्स। हार्ट साउंड्स और मरमर, अच्छा आपने परेशान नहीं होना इसमें, अभी आपको ये बहुत अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन बाय द एंड ऑफ द ईयर आपको जो है वो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह याद भी हो जाएंगी और आप कर भी लोगे। अभी पहली दफ़ा बता रहे हैं तो न्यू न्यू चीज़ें आपको लगेंगी, मुश्किल लगेंगी, लेकिन और ये आपने करनी है। हार्ट साउंड्स आपने करनी है, मरमर्स आपने करने हैं। अगर आपके थ्योरी में नहीं आते तो आपके उसमें आ जाते हैं वाइवा में। तो इसको आपने ऐसे रटे नहीं लगाने, इसको आपने समझ के पढ़ना है। ठीक है, S1 S2 S3 S4 क्या होती है, मरमर्स डायस्टोलिक कौन से होते हैं, सिस्टोलिक कौन से होते हैं, उनके 7-8 जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, रेडिएशन इंटेंसिटी, करेक्टर, ये वाली सारी चीज़ें जो होती हैं ये आपने देख लेनी है। ठीक है, ये बेसिकली आपके क्लिनिकल वाइज इंपॉर्टेंट है, ये आपने बेड साइड से करने हैं मरमर्स। बेड साइड का जो CVS वाला पोर्शन है उसके एंड पे ये सारे टेबुलेटेड फॉर्म में जो है वो मरमर्स दिए हुए हैं, आपने वहाँ से करना है। ठीक है, उसके बाद हार्ट फेलियर आ जाता है। हार्ट फेलियर इंपॉर्टेंट है। अब जो भी चीज़ मैं बता रहा हूँ ना इंपॉर्टेंट, उसमें आपने करना क्या है, उसकी आपने इन्वेस्टिगेशंस देखनी है और उसका आपने ट्रीटमेंट देखना है। बाकी पैथोजेनेसिस और जो बेसिक थी पीछे वो अपने नॉलेज के लिए आप पढ़ सकते हो, लेकिन उसकी डिटेल कोई नहीं आपसे पूछेगा कि डायस्टोलिक डिस्फंक्शन सिस्टोलिक, वो सारी बातें आपने पहले जितनी पढ़नी थी वो पढ़ ली। अब आपसे जो पूछा जाएगा वो सिनेरियो आपका दिया जाएगा, तो आपने सिम्टम्स और साइंस आपको पता हो और आप इन्वेस्टिगेशंस और ट्रीटमेंट उसकी बता सकते हो। डिफरेंशियल डायग्नोसिस लिखा हुआ है 16.14 टेबल है, ये आपने कर लेना है। जो ऑलरेडी आया हुआ है ना SEQ में वो मैं आपको बताऊंगा, ये आपने बस ऐसे ही पढ़ना है। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ हार्ट फेलियर ये आपने रीड करना है। इन्वेस्टिगेशंस, मैनेजमेंट ऑफ पल्मोनरी एडिमा का टेबल है 16.15। मेरे साथ साथ चल रहे हो आप लोग? ये हम दोबारा इसको रिव्यू यस करेंगे, अगर काबिल हुई उसके पोस्ट करने की तो हम कर देंगे इसको, अदरवाइज नहीं करेंगे। ठीक है, 16.15 पे पल्मोनरी एडिमा की मैनेजमेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने करनी है अच्छे तरीके से। नेक्स्ट इस टॉपिक में से आपने बस ट्रीटमेंट करना है, आपने ये सारा आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, कार्डियक एरिथमियाज हैं। एरिथमियाज में से आपका एट्रियल फिब्रिलेशन आ जाता है कभी कभी। बाकी एरिथमियाज आपके प्रॉफ में तो नहीं आते हैं, आपके उसमें आते हैं। ECG की स्ट्रिप आती है आपके ऑस्पी के अंदर, तो उसके लिए आपको जो है ECG करनी पड़ेगी और एरिथमियाज और ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। अदरवाइज ये डिटेल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको ECG देख के और आपको पता हो कि किस तरह का लगता है, एट्रियल फिब्रिलेशन क्या होती है, फ्लटर क्या होता है, उसका ट्रीटमेंट, एक एक लाइन का ट्रीटमेंट पता हो, और ये पता हो कि आइडेंटिफाई कैसे करना है ECG पे उसको। ठीक है, बाकी एट्रियल फिब्रिलेशन इसमें से लाजमी आपने कर लेना है। एट्रियल फिब्रिलेशन की कॉजेस, खासतौर पे इसका जो हाइपरथायराइडिज्म के साथ एसोसिएशन है वो,
और एट्रियल फिब्रिलेशन की कॉम्प्लिकेशन, ठीक है, एक्यूट स्ट्रोक हो जाता है इसके बाद, और उसको प्रिवेंशन कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें, और एट्रियल फिब्रिलेशन अच्छे से आपने टॉपिक करना है। बाकी ईसीजी के लिहाज से आपने करने हैं सारे, ठीक है। एवी ब्लॉक इसी तरह फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और कंप्लीट जो है ये सारे आपने, थर्ड डिग्री, ये जो है ईसीजी पे आपको आइडेंटिफाई करने आते हो। मेरी ऑस्ट्री में भी आया हुआ था फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक, ठीक है, ईसीजी स्ट्रिप आई हुई थी, उसमें से आइडेंटिफाई करना। एंटी एरिथमिक ड्रग्स नहीं करनी है आपने, मतलब वही जो उनके साथ आप कर लोगे ट्रीटमेंट के तौर पे, तो मतलब अलग से नहीं करनी है आपने। इसके बाद आपने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, ठीक है, उसमें आपका एंजाइना पेक्टोरस भी आ जाता है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन भी आ जाता है। तो ये आपको फुल इसकी डिटेल पता होनी चाहिए कि पेशेंट आपके पास आया है, आप उसके क्या क्या फ़ौरन से उसके क्या प्रोटोकॉल है, क्या टेस्ट आपने करवाने, और क्या उसको फ़ौरन ट्रीटमेंट देना है, और बाद में उसका सेकेंडरी प्रोफिलैक्सिस क्या होगा कि उसको दोबारा से ये अटैक ना हो, ठीक है। तो वो एंजाइना के अलग ट्रीटमेंट है, और मायोकार्डियल इंफार्क्शन के बाद जो अलग ट्रीटमेंट है। दूसरा, मायोकार्डियल इंफार्क्शन की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो आपने ऑलरेडी पैथोलॉजी में अच्छी तरह पढ़ी होंगी, उनके नेम्स जो है वो आपने अच्छे तरीके से करने हैं, ठीक है। इससे आपकी जान नहीं छूटेगी। मायोकार्डियल इंफार्क्शन बहुत ज़्यादा आता है, बहुत ज़्यादा रिपीट होता है, उसको कैसे डिफरेंशिएट करना है आपने एंजाइना को मायोकार्डियल इंफार्क्शन से। और इसकी इवन डीडी भी आ जाती है, जो चेस्ट पेन होता है ना उसकी डीडी, कि किस तरह का चेस्ट पेन जो है वो किस में होता है, क्रशिंग टाइप किस में होता है, रेडिएशन कहाँ पे होती है उसकी, ये वाली सारी चीज़ें अच्छी तरीके से आपने करनी है, ठीक है। उसके बाद इसमें जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आपका है हाइपरटेंशन, ठीक है। हाइपरटेंशन की कॉजेज़ का टेबल है, ये आपने एज इट इज़ याद करना है सारा, ठीक है। बाकी इसमें जो ट्रीटमेंट है इसका वो याद करना है आपने। इसका ट्रीटमेंट जो आता है वो एमसीक्यूज़ में इस तरह आता है कि आपने हर कैटेगरी का अलग से याद रखना है, ठीक है। डायबिटिक्स में कौन सी हाइपरटेंसिव अच्छी है, ओल्ड एज एंटी हाइपरटेंसिव अच्छी है, और इस तरह डिफरेंट डिजीज़ के साथ अगर कोई है, किसी को एस्मेटिक है कोई, तो उसमें क्या आपने देना है क्या नहीं देना, और इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, ये इसमें सारी लिखी हुई हैं, ठीक है। और जो स्टेप वाइज अप्रोच है वो आपने देखनी है इसकी, कि पहले आप जो है वो मोनोथेरेपी देते हो, एक ड्रग देते हो, फिर उसके अंदर ऐड ऑन करते जाते हो, दूसरी ड्रग दी, फिर आपने 3 दी, उससे भी नहीं ठीक हो रहा तो फिर उसके आगे फर्दर जो है वो स्टेप वाइज अप्रोचेज हैं वो आपने करनी है। उसके बाद है रूमेटिक हार्ट डिजीज़। रूमेटिक हार्ट डिजीज़ आपकी पीड्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेडिसिन में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रूमेटिक हार्ट डिजीज़ में आपने क्या क्या याद करना है, इन्वेस्टिगेशन ट्रीटमेंट तो करना ही करना है आपने, लेकिन इसका जो होता है प्रोफ्लेक्सिस होता है। बाद में जो अ, एक दफ़ा किसी को हो गया ना रूमेटिक फीवर या रूमेटिक हार्ट डिजीज़, तो उसके बाद उसका जो प्रोफ्लेक्सिस होता है कि 21 ईयर्स तक या 40 ईयर्स तक उसको जो है वो आपने पेनिसिलिन देनी होती है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये आपने याद करनी है, ये आती होती हैं आपके। तो ये आप चाहे इधर से कर लो डेविडसन से, चाहे आप परवेज़ अकबर से कर लो। जो चीज़ आपने 2 जगह से करने वाली है ना, वो आप एक जगह से ही जो है वो अच्छी तरह आपने करनी है। ये नहीं कि डेविडसन से भी आपने की हुई है और परवेज़ अकबर से भी आपने की हुई है और 1-2 और बुक से भी की हुई है, आती है आपको फिर भी नहीं। ये काम नहीं करना इसमें। काफ़ी सारी डिजीज़ इसमें ऐसी हैं जो आपने एक ही जगह से करनी है। जिस तरह अभी आगे भी आ रही हैं, वॉल्वुलर हार्ट डिजीज़। वॉल्वुलर हार्ट डिजीज़ में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है माइट्रल वॉल्व की डिजीज़ेज़ और एओर्टिक वॉल्व की डिजीज़। ट्राइकस्पिड और पल्मोनिक वॉल्व की कभी आई नहीं है, ना इम्पोर्टेंट है आपके लेवल पे। तो माइट्रल स्टेनोसिस, माइट्रल रिगर्जिटेशन, एओर्टिक स्टेनोसिस और एओर्टिक रिगर्जिटेशन, इनका आपने ट्रीटमेंट याद करना है। इनके आपने कौन से मरमर आते हैं इनके अंदर, वो आपने याद करने हैं, उनकी कॉम्प्लिकेशन है, ये आपने जो है वो इन्हीं 4 के आपने याद करना है, ठीक है। बाकियों को याद करने की ज़रूरत आपको नहीं है। उसके बाद इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका। इसमें भी आपने जो है वो ये जो डिफरेंट किस्म के एंटीबायोटिक्स के टेबल दिए हुए ना इसमें, कि कौन से ऑर्गेनिज्म के लिए कौन सी एंटीबायोटिक है, इसमें आप ज़रूरी नहीं है कि आप हर ऑर्गेनिज्म की हर एंटीबायोटिक याद करो। अगर आपने एक ग्रुप भी याद किया हुआ है ना, कि ये ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स के लिए आप पेंसिलिन दे सकते हो, स्टेफ ऑरियस को आप नहीं दे सकते, आप कौन सी पेंसिलिन वर्क करती है एमआरएसए पे, ठीक है। इसी तरह फर्स्ट जनरेशन जो है वो आप सेफलोस्पोरिन्स किन ऑर्गेनिज्म के लिए दे सकते हो,
ठीक है। एनारोबिक हैं तो उनके लिए क्लिंडामाइसिन या मेट्रोनिडाजोल दोगे, ये आपको पढ़ के जो है वो याद हो जाएगी। तो इस तरह हर एक ऑर्गेनिज्म के लिए एक एक नहीं याद करनी है, आपने पूरे ग्रुप देखना है कि ऑर्गेनिज्म किस ग्रुप से है और इस ग्रुप के लिए कौन सी एंटीबायोटिक यूज होती है। तो अगर आप वो लिख दोगे तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है, बाकी जिनको याद होती हैं वो बेशक करें, जिनको नहीं होती उनके लिए मैं बता रहा हूँ। अच्छा, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इन दोनों के क्राइटेरियाज हैं, रूमेटिक हार्ट डिजीज, रूमेटिक फीवर का और इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का। ठीक है, जोन्स क्राइटेरिया और इसका भी एक क्राइटेरिया है, इसका ड्यूक्स क्राइटेरिया शायद, समथिंग इस तरह का उसका नेम है। ठीक है, तो वो आपने करना। कंजेनिटल हार्ट डिजीज आपने अच्छी तरह याद कर लेनी है पीड्स में, यहाँ से नहीं करनी है आपने। आपने परवेज अकबर खोलनी है या जो भी पीड्स की आप बुक कर रहे हो आपने वहाँ से करनी है। आपको इसमें आएंगी भी नहीं मेडिसिन में, लेकिन वाइवा में हो सकता है आपसे पूछ ली जाए, लेकिन पीड्स में ज़रूर आएंगी। और उसमें आपने करनी है वो, जब हम पीड्स की बात करेंगे ना CVS की, तो वहाँ पे मैं आपको करवा दूँ। यहाँ पे बस आप लिख दो कि यहाँ से नहीं करनी है, आपने पीड से करनी है। तो इस पूरे सेक्शन को आप छोड़ दो। कार्डियोमायोपैथी में आपने हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी जो है, और इसके अंदर एक सब उसकी टाइप कह लो, या जिसके अंदर छोटा टॉपिक आता है हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी, HOCM। ठीक है, तो ये आपने ज़रूर कर लेनी है। कार्डियोमायोपैथी सारी वैसे करने वाली हैं, लेकिन हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी और हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी जो इसकी है, ये आपने ज़रूर करनी है। ये आपकी कहीं ना कहीं जो है वो आपको आ जाएगी। ठीक है, समझ आ रहे हैं यहाँ तक? कोई मसला तो नहीं है? साथ साथ पूछ लेना, ठीक है, कोई मसला हो तो। अच्छा, पेरिकार्डाइटिस आपने करना है, ठीक है, इसी तरह। और सर हम्म, हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी कहाँ लिखी हुई है? ये जो हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी है ना, इसके अंदर ही लिखी होगी, ठीक। इसी टॉपिक के अंदर है। उसके बाद एक्यूट पेरिकार्डाइटिस आपने करना है, ठीक है, पेरिकार्डियल एफ्यूजन करना है। इनके एक्सरेज हो सके तो पेरिकार्डियल एफ्यूजन और टेम्पोनार्ड का अगर कोई एक्सरे मिले तो वो भी आप देख लेना, या आपके OSP में आता है। तो इस चैप्टर में से हमने क्या देखा है, इसमें से आपका लॉन्ग केस CVS का वॉल्वुलर हार्ट डिजीज का आ सकता है कोई, अदरवाइज हाँ वॉल्वुलर हार्ट डिजीज का आएगा आपका। और आपने जो उसका एग्जामिनेशन करना होगा वो बस वही प्रीकार्डियम का एग्जामिनेशन करो, ऑस्कल्टेट करो हार्ट को, ये वाला आपके जो है वो OSP के लिहाज से और उसके केसेस के लिहाज से। और इसके जो वो आएंगे ना आपका स्टेशन आएंगे, उसमें आपकी ECGs आपने करनी है और आपने एक्सरे करना है। ठीक है, एक्सरे किस चीज़ का? हार्ट फेलियर का एक स्पेसिफिक एक्सरे होता है वो, कार्डियो मैगैली जो होती है उसकी कॉजेज ये आपको आ सकती हैं, और पेरिकार्डियल इफ्यूजन या कार्डियक टेम्पोनार्ड जो है इसकी आपको आएंगी। बाकी आपने जब ये CVS करना है तो इसके साथ ही कोशिश करनी है आपने कि जो बेड साइड का CVS वाला पोर्शन है ना वो आप पढ़ लो, और उसमें जो टेबल्स दिए मैं, इसमें से बहुत सारी चीज़ें टेक्स्ट में से आपको शायद याद ना हो, लेकिन बेड साइड के जो टेबल्स हैं वो आपने सारे के सारे करने जो CVS के पोर्शन में। उनके अंदर सारे मरमर्स की कॉजेज हैं, सारे टाइप्स हैं मरमर्स की, और अच्छी तरह उसने जो है वो सारा कुछ बताया हुआ है। तो वो याद करने वाली चीज़ें उसने टेबुलेट कर दी हैं, वो आपने करनी है। ठीक है, CVS में कोई और क्वेश्चन है आपका? अच्छा, रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपको जो है वो एक्सरे जो है वो देखना आना चाहिए। ठीक है, नमूनिया का कैसे एक्सरे होता है, TB का कैसे होता है, और आजकल कोरोना शायद आपके लेवल, आपके जब तक आपका फाइनल्स आएंगे तब तक उसका भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये आपके OSP में आएगा एक्सरे, चेस्ट एक्सरे। उसके बाद आ जाती हैं ऑब्स्ट्रक्टिव वर्सेस रिस्ट्रिक्टिव डिजीजेस। अक्सर आपका क्वेश्चन जो है वो एस्मा, जो आपका क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है और एम्फाइसीमा है, इनके अंदर से जो है वो COPD जिसको कहते हैं मिला के, इनके अंदर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है आपका। ठीक है, उसमें आपने डिफ्रेंशिएट करना होता है कि ये एक्यूट डिजीज़ है या क्रोनिक डिजीज़ है। एक्यूट अटैक की थोड़ी सी डिफरेंट मैनेजमेंट है और क्रोनिक फेज की जो है वो डिफरेंट मैनेजमेंट है। तो ये बेसिकली आपने करना होता है इसके अंदर से। ठीक है, रिस्ट्रिक्टिव डिजीज़ आपकी बहुत कम आती है। और अच्छा, ऑब्स्ट्रक्टिव में मैं आपको बताता जाता हूँ साथ साथ, प्लूरल इफ्यूजन एक तो पहले, उससे पहले
उनसे पहले ये लिखा हुआ है प्लूरल डिफ्यूजन एम्पायमा, ये आपने करने हैं टॉपिक्स दोनों। प्लूरल डिफ्यूजन में जो लाइट्स क्राइटेरिया लिखा हुआ है इसने 564 पे, ये आपने करना है। आगे आ जाता है रेस्पिरेटरी फेलियर, टाइप 1 और टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसकी मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है और इसका डिफरेंस जो है वो भी इम्पोर्टेंट है कि कैसे होता है। ये टेबल बना हुआ है, यहाँ से आप डिफरेंस कर लो इसका, और बाकी मैनेजमेंट इसकी आप जो है वो अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, टेबल बना हुआ है उसके लिए भी, मैनेजमेंट के लिए भी। तो डेविडसन के टेबल्स जो है वो बहुत अच्छे हैं, आप टेक्स्ट को एक दफ़ा बेशक रीड करो, उसके बाद जो है वो आप टेबल्स करते जाओ जब सेकंड टाइम आप पढ़ोगे। ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज में एस्मा आपने करना है, इसकी जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है ना टेबल 17.19, यह आपने करना है। मैनेजमेंट आपने एज इट इज़ पूरी की पूरी याद करनी है। स्टेप क्रोनिक फेज की जो है वो उसमें स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 5 तक ये आपने याद करना है। एक्यूट में आपने सिवियर एक्यूट या माइल्ड टू मॉडरेट एक्यूट, उनकी जो अलग अलग हैं वो अच्छी तरह आपने याद करनी है। ठीक है, अच्छा उसके बाद सीओपीडी आ जाता है। सीओपीडी के आपने पहले कभी आया नहीं था इसका, लेकिन हमारी दफ़ा आ गया तो ये अब आप करोगे ही। जो स्पायरोमेट्रिक क्लासिफिकेशन लिखी हुई है ना 17.26, ये पहले हमने नहीं की थी तो, लेकिन ये हमें आई थी तो ये आपको अब आ सकती है आगे, तो ये आपने ज़रूर कर लेनी है स्पायरोमेट्रिक क्लासिफिकेशन। ठीक है, मैनेजमेंट आपने उसी तरह करनी है। इसकी भी एक्यूट एक्सरबेशन होती है, उसकी एक्यूट एक्सरबेशन की कॉजेज़ हैं वो करनी है आपने। और लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन थेरेपी क्या होती है उसका टेबल दिया हुआ है, वो करना है आपने। ब्रोंकिक्टेसिस की कॉजेस, इसमें आपकी क्लबिंग भी यहीं पे मैं बता देता हूँ। आपकी क्लबिंग की कॉजेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रोंकिक्टेसिस में भी होती है, लंग एब्सेस में भी होती है, ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा में भी होती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड ये हैं। पल्मोनरी फाइब्रोसिस में भी हो सकती है। तो ये इसकी बाकी कॉजेज भी आपको आनी चाहिए। ठीक है, ये आपके एमसीक्यूज में आ जाता है। ब्रोंकिक्टेसिस आपने करना है अच्छे तरीके से। इसमें हाँ ये इसमें आपके ना बहुत ज़्यादा ये चीज़ें भी आती हैं कि ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है, मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, मोस्ट कॉमन कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, ये आपके एमसीक्यूज में बहुत ज़्यादा आता है। तो यहाँ पे लिखी हुई है, किसी को गोल्ड स्टैंडर्ड उसमें लिखा हुआ है, किसी को इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस लिखा हुआ है, तो उसको आपने हाईलाइट कर लेना है और उसको आपने जो है एंड तक पढ़ते रहना है कि ये किस तरह है। ठीक है, सिस्टिक फाइब्रोसिस अगेन हम लोगों ने नहीं किया था, मैंने नहीं किया था, हाँ, बाकियों का नहीं मैं कह सकता, लेकिन आया हुआ था, ये हमें भी आया था। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस अब आपको पूरा करना पड़ेगा। इसमें इसके इन्वेस्टिगेशंस, जो स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशंस हैं वो, और उसके पीछे थोड़ी सी पैथोजेनेसिस को आपको पहले ही पता होगी, CFTR जो होता है जीन, उसमें मसला होता है, जेनेटिक डिजीज़ है, और मैनेजमेंट इसकी क्या है। ठीक है, क्या आपने करनी है। अच्छा, नमूनिया, नमूनिया जो है उससे आपकी ना पीरियड्स में जान छुटनी है, ना आपकी जो है वो नमूनिया और टीबी दोनों, ना पीरियड्स में आपकी जान छुटनी है, ना आपकी जो है वो इसमें। तो इनको एक ही दफ़ा किसी एक जगह से जो है वो अच्छी तरह कर लो, चाहे आप यहाँ से कर लो चाहे वहाँ से कर लो, लेकिन अच्छे से करना है इसको आपने। ठीक है, इसमें आपने पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स करने हैं, डिफरेंशियल डायग्नोसिस करना है, जितने क्राइटेरिया हैं इसके, कर्ब 65 ये आपने करना है। ये सारी चीज़ें आई हुई हैं, यूक्यूज़ हैं, मैनेजमेंट इसकी आई हुई है, यूक्यूज़ है। ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस इसकी आई हुई हैं, पल्मोनरी अलग आई हुई हैं, एक्स्ट्रा पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशंस अलग आई हुई हैं, ये ट्रीटमेंट है। और इन्वेस्टिगेशन का जो टेबल लिखा हुआ है इसमें से, इसमें 4 मार्कर्स ऑफ सिवियरिटी हैं, उन्होंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि मार्कर्स ऑफ सिवियरिटी कौन से हैं इन्वेस्टिगेशंस में से, तो वो आपकी अलग से आई हुई हैं कि विच इन्वेस्टिगेशंस आर यूज्ड एज अ सिवियरिटी मार्कर, तो ये आपने करनी है। यहीं पे मैं आपको रेस्पिरेटरी में बता देता हूँ कि कोरोना वो आपकी बुक में इधर नहीं है, लेकिन वो आपका उसमें भी इसी तरह है। उसमें आपने पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म तो आपको पता ही होगा। ठीक है, एक्सरे की आपको फाइंडिंग्स पता होंगी उसकी, उसमें सिवेरिटी के डिफरेंट जो है ना वो स्कोर्स बनाए हुए हैं, वो चेंज होते रहते हैं वक्त के साथ साथ, वो आपने अपने टाइम पे देख लेना है कि कौन सा स्कोर जो है वो चल रहा है WHO का, या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का PDF एक है, उसमें लिखा हुआ है कि क्या लिखा हुआ है। ठीक है, और कब पेशेंट को हॉस्पिटल शिफ्ट करना है, कब उसको घर में ट्रीट करना है, कब क्वारंटीन करना है, कौन सा टेस्ट की कितनी स्पेसिफिक, मेरे पास नाम आता है ये लगाने वालों का, ये जो अपने टीचर्स के साथ करते रहे हो ना ऑनलाइन क्लासेस में, तो क्या नाम है, क्या बात कर रहा था यार मैं, कोरोना का, हाँ कोरोना आपने करना है, जब वो नया आपका ऐड हो गया इधर
हमें तो उसकी पूरा क्वेश्चन आया था 5 मार्क्स का। ठीक है, तो कब हॉस्पिटल शिफ्ट करना है उसको, कब क्वारंटीन करना है, टेस्ट उसके कौन से स्पेसिफिक हैं, कौन से जो है वो उसमें क्या मसले हैं, और अब तो उसकी वैक्सीन्स वगैरह भी आ गई हैं। और अब तो उसकी वैक्सीन्स वगैरह भी आ गई हैं, तो उनकी डिटेल्स भी आपके पास आ सकती हैं, कौन कौन सी वैक्सीन अवेलेबल हैं, क्या है। अल्लाह करे कि उस वक्त तक जो है वो हॉट टॉपिक ना रहे, लेकिन अगर हुआ तो ये आपका आएगा। ठीक है, इसी तरह एंटीबायोटिक्स इसमें आपने करनी है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म के लिए कौन सी एंटीबायोटिक है, इसकी आपने जो है वो अच्छी तरह याद करनी है। उसके बाद आपका टीबी का मैं थोड़ा बता दूं, जिस तरह निमोनिया का आपने किया ना, सारा कॉम्प्लिकेशंस, ट्रीटमेंट, इन्वेस्टिगेशन वो उसी तरह रहेंगी उसकी। उसमें जो आपने एक्स्ट्रा चीज़ याद करनी है वो है जो उसकी ट्रीटमेंट है ना, एटीटी जो है वो आपने रट लेनी है। उसको आपने एडल्ट की डोजेस अलग याद करनी है, पेडियाट्रिक डोजेस अलग याद करनी है। ये आपको एंड तक करनी पड़ेंगी, अगर आप उसमें नहीं करते तो आप ऑस्पी में करके जाओगे, तो इसलिए कर लो पहले ही। साइड इफेक्ट्स उसके अलग याद करने हैं। और अगर हो सके, ये डिस्टिंक्शन टाइप क्वेश्चन है, तो ये फर्स्ट लाइन ड्रग्स होती हैं टीबी की, कम्युनिटी में शायद आपने पढ़ी भी हो। सेकंड लाइन और थर्ड लाइन ड्रग्स भी होती हैं, उनके सिर्फ नेम्स जो है वो लिख लो अपने पास। ठीक है, और हाँ, और साइड इफेक्ट्स इनके बहुत अच्छे तरीके से आपने जो याद करने हैं। ठीक है, बाकी आई होप आपको आता होगा। ठीक है, 12 मंथ्स के लिए कब देनी है, 6 मंथ्स के 2 मंथ्स और 6 मंथ्स होता है ना, 8 मंथ्स के लिए कब देनी है और किस तरह। अच्छा, इसी तरह ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट है, वो भी आपको पता होगा। 5 mm किन में पॉजिटिव होता है, 10 mm किन में पॉजिटिव है, और 15 mm किस में पॉजिटिव है। ये ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट या पीपीटी जिसको कहते हैं, इसकी डिटेल आपने, मतलब डिटेल इतनी ही है, आपने बस यही करना है आपने। और फॉल्स नेगेटिव के क्या कॉजेज हैं, फॉल्स पॉजिटिव के क्या कॉजेज हैं पीपीडी के, ये आपने कर लेना। फंगल डिजीज कभी नहीं आई हुई। उसके अलावा आपकी ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा इम्पोर्टेंट है फॉर सर्जरी में, यहाँ पे नहीं है इम्पोर्टेंट, तो आपने यहाँ से नहीं पढ़ना, उसको कुछ भी नहीं करना आपने। और अच्छा, ये जो इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ है, या जिसको आप डिफ्यूज पैरेन्काइमल लंग डिजीज़ कहते हैं, इसका टेबल दिया हुआ है, फीचर्स कॉमन, जो कॉमन फीचर्स होते हैं। अब ये डिफरेंट डिजीज़ हैं बहुत सारी, उनको एक ग्रुप टुगेदर करके ना उन्होंने एक ग्रुप बनाया हुआ है, जिसको इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ कह देते हैं या। ठीक है, तो यह आपने उनकी करेक्टरिस्टिक्स कर लेनी है, और एक्सरे पे जो फाइंडिंग्स होती हैं वो आपने कर लेनी है। इन्वेस्टिगेशंस दी हुई हैं आगे, और एक्सरे की फाइंडिंग्स भी दी हुई हैं, ये चीज़ आपने कर लेनी है। इससे ज़्यादा बस यही है कि इसमें स्टेरॉइड्स देते हैं, ये याद रख लो। ठीक है, फाइब्रोसिस हो रहा होता है ना, तो उसको रोकने के लिए आप स्टेरॉइड्स देते हो। सार्कोइडोसिस और टीबी को आपने अपने उसमें जो है वो, जो आपका सिनेरियो आएगा यूएचएस में, उसमें डिफरेंशिएट करना है आपने। ठीक है, ये मैं आपको भी बता देता हूँ। तो इसलिए आपको ये पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको सार्कोइडोसिस नहीं आता तो आप मतलब मिक्स करोगे इनको, टीबी और सार्कोइडोसिस को। तो इसकी आपने हर चीज़ करनी है। प्रेजेंटेशन ऑफ सार्कोइडोसिस यूक्यू है, एक्सरे चेंजेस यूक्यू है, मैनेजमेंट तो करनी ही करनी है आपने। तो ये चीज़ सार्कोइडोसिस आपने पूरा यहाँ से टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, बाकी बीच में जो टॉपिक मैंने छोड़े हैं वो आपने मतलब नहीं करना है। ठीक है ना, ये सारी ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज, ये सारी चीज़ें आप कर चुके हो पहले, इनका आपको पता है कि क्या ट्रीटमेंट होता है, किस तरह होता है, और बस उतना ही नॉलेज रिक्वायर्ड है जितना आप कम्युनिटी में कर चुके हो। हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस, या जो क्या कहते हैं, जिन्होंने रखे होते हैं ना ये पिजन्स, बर्ड्स रखे होते हैं, ठीक है, तो ये उनमें डिजीज होती है हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस। तो ये एक दफ़ा आपका ऐसी क्यों आया हुआ है बहुत पहले, तो ये भी कर लेना आप। बाकी कोई भी ऑक्यूपेशनल करने की ज़रूरत नहीं है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म और डीवीटी, ये आपकी सर्जरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं दोनों, डीवीटी और पल्मोनरी एम्बोलिज्म, और इन दोनों का आपस में रिलेशन है। ठीक है, तो इन दोनों को आपने मिला के पढ़ना है। यहाँ से करनी है पल्मोनरी एम्बोलिज्म, इसका एक एमसीक्यू खास तौर पे आता है कि मोस्ट कॉमन ईसीजी चेंज क्या है पल्मोनरी एम्बोलिज्म में। मैं आंसर्स नहीं बता रहा, आप खुद देखना। ठीक है, S1Q3T3 नहीं है, ये बता देता हूँ मैं, गलत आंसर जो है, तो ये नहीं है। और इसमें क्राइटेरिया एक वो लिख लो, यहाँ नहीं लिखा हुआ, वेल्स क्राइटेरिया फॉर पल्मोनरी एम्बोलिज्म और वेल्स क्राइटेरिया फॉर डीबीटी, ये दो क्राइटेरिया आपने कर लेने। थ्योरी में तो नहीं आएंगे आपके, कि वाइवा में जो है वो कभी आ सकता है आपका। ठीक हो गया।
ये आपने सारा करना है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इमरजेंसी है, मेडिकल इमरजेंसी। तो मेडिकल इमरजेंसीज ऑलमोस्ट जितनी भी है ना, वो सारी आपके फाइनल ईयर के लेवल पे जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। पल्मोनरी हाइपरटेंशन में ऐसा कोई चीज़ आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। इसमें कभी कभी एमसीक्यूज आ जाता है कि जेवीपी में क्या चेंजेस आएंगी पल्मोनरी हाइपरटेंशन की वजह से। ठीक है, तो आपको अगर याद हो ए वेव और सी वेव और वी वेव, और उसमें जो डिसेंट होते हैं सारे एक्स और वाई डिसेंट होता है, तो उनमें क्या चेंजेस आती हैं। ए वेव जो है वो उसमें प्रोमिनेंट हो जाती है पल्मोनरी हाइपरटेंशन में। तो बस इतना ही एमसीक्यूज आप ये याद रखना आपने। बाकी आपको बेड साइड पे इसकी सारी डिटेल मिल जाएगी, यहाँ से करने की जरूरत नहीं है। प्लूरल डिजीज आ गई है। प्लूरल डिजीज में आपको पहले मैंने बताया है कि प्लूरल इफ्यूजन, वेल्स क्राइट सॉरी लाइट्स क्राइटेरिया और एम्पाइमा, ये आपने करना है। बेसिकली इनकी मैनेजमेंट भी सर्जरी में आती है और सर्जिकल डिजीज़ हैं ये। तो मैं जो है वो आपको मशवरा दूंगा कि आप एक ही दफ़ा सर्जरी से पढ़ लेना और अच्छी तरह वहाँ पे प्रिपेयर कर लेना। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स हो वहाँ पे लिख लेना। 80% चांस है कि आपको मेडिसिन में नहीं आएगी, उधर ही आएगी वो सर्जरी में। GIT आपका पेज नंबर 775 पे आ जाओ। यहाँ पे जो स्टार्ट हो रहा है ना आपका एंडोस्कोपी से, तो एंडोस्कोपी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है जीआईटी में। इसमें आपने ये आपकी सर्जरी के जीआईटी में भी काम आएगा और मेडिसिन में भी काम आएगा। तो इसका जो टेबल बना हुआ है ना, अपर जीआई एंडोस्कोपी का, और इससे ऊपर फिगर्स बनी हुई है, डिफरेंट यूजेस दिखाए हुए हैं उसने एंडोस्कोपी से आप क्या क्या कर सकते हो। तो ये आपने सारा करना है। ठीक है, बस ये एक टेबल करना है। टेबल इज 21.5। उसके बाद आ जाओ आप पेज 779 पे। यहाँ पे दिए हुए हैं डिस्फेजिया के कॉजेस। ये आपने अच्छे तरीके से जो है ना याद कर लेने। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स डिस्फेजिया की कौन सी हैं और उसकी कॉजेस के, बस इसमें से यही करना है आपने। और इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस दी हुई है। एंडोस्कोपी इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इन डिस्फेजिया एनी टाइप, एनी जिस भी कॉज की वजह से हो रहा हो तो एंडोस्कोपी करके आपने सबसे पहले चेक करना है कि क्या मसला है। ठीक है, उसके बाद आ जाओ आप आगे जीआई ब्लीड पे। एक्यूट अपर जीआईटी हेमरेज। ठीक है, इसकी मैनेजमेंट दी हुई है और कॉजेज दिए हुए हैं। जो स्टमक बना हुआ है ना, इसके साथ कॉजेज दिए हुए हैं डिफरेंट। तो अपर जीआई ब्लीड के ये सारे कॉजेज हैं। और इसमें आपने ये याद रखना है अपर जीआईटी होती कहाँ तक है, यानी वो लिगामेंट ऑफ टेरीज होता है शायद, जो सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम के पास होता है, वहां तक जो है वो अपर जीआईटी है। तो उधर तक कोई भी ब्लीडिंग होगी तो वो अपर जीआई ब्लीड करवाएगी और कहलाएगी, और उसमें ये मैनेजमेंट होगी जो यहाँ लिखी हुई है सारी। ये आपने एज इट इज स्टेप याद करने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद यहीं पे मैं बता देता हूँ, आगे जाके लिवर के चैप्टर में एसोफेजियल वेरिसेस का ट्रीटमेंट आएगा। वो भी इसी तरह जीआई ब्लीड की, अपर जीआई ब्लीड के तौर पे जो है वो प्रेजेंट करता है, लेकिन उसकी जो मैनेजमेंट है वो स्लाइटली जो है वो डिफरेंट है इससे। तो इन दोनों को आपने साथ साथ रख के अच्छी तरह जो है वो याद कर लेना है। ये जो क्राइटेरिया है वो हैं, इसमें से आपने जो है वो उसकी हेडिंग्स कर लेनी है क्राइटेरिया की। ठीक है, सिर्फ मॉडिफाइड ब्लैचफोर्ड स्कोर जो है। कॉजेज ऑफ लोअर जीआईटी ब्लीड करना है, कॉजेज ऑफ अपर जीआईटी ब्लीड करना है। अपर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लोअर कभी नहीं आया हुआ आपका, लेकिन कॉजेज इसकी आ सकती हैं। ठीक है, बस इधर से आपने यही करना है। आगे आ जाओ आप गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज है। थक गए लोग, लीव करना शुरू कर दिया। चलो बाद में देख लेना इसको। ओके, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज है, ये आपने अच्छे तरीके से करनी है। आपको पता है कितनी इंपॉर्टेंट है ये, कितने ज़्यादा लोगों को ये होती है अक्सर। अच्छा, यहाँ पे बता दूं, आपने जब भी मैनेजमेंट लिखनी है ना मेडिसिन की डिजीज़ की, तो उसमें ऑलमोस्ट इमरजेंसीज के अलावा हर चीज़ में जो है वो डाइटरी मैनेजमेंट या नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट पहले होती है। उसमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आ जाता है। ऑलमोस्ट सब में यही होता है कि स्मोकिंग छुड़वा दो, अल्कोहल छुड़वा दो या उसकी कम कर दो अमाउंट, और पोस्चर का होता है एक्सरसाइज कर लो। ठीक है, ये वाली सारी चीज़ें ना आपने याद रखनी है और ये लिखनी भी है। ये वहाँ लिखते हुए याद नहीं रहती बंदे को। तो ये शुरू से अपना बनाओगे, अपने टेस्ट वगैरह जो होंगे उनके अंदर भी
और ऐसे पॉइंट्स आपने याद रखने हैं, इनसे आपके मार्क्स बढ़ते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, पैथोफिजियोलॉजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको आती भी होगी। कॉम्प्लिकेशंस इसकी आपने अच्छे तरीके से डिटेल के साथ याद करनी है। ठीक है, पहले भी बैरेट एसोफेगस और ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है। इन्वेस्टिगेशन करनी है, मैनेजमेंट करनी है आपने। उसके बाद अदर कॉजेज ऑफ एसोफेजाइटिस के सिर्फ नेम्स करने हैं आपने। ठीक है, उसके बाद मोटिलिटी डिसऑर्डर में एक्लेजिया बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्लेजिया आपने अच्छी तरह करना है। इसका डीडी बनता है एसोफेजियल कार्सिनोमा। तो इन दोनों को आपने साथ साथ लेके चलना है। एसोफेजियल कार्सिनोमा में किस तरह के चीज़ें आएंगी आपके पास, और एक्लेजिया में किस तरह की आएंगी। जर्ड के साथ भी कंफ्यूज करते हैं बहुत, लेकिन वो आप जब पढ़ोगे ना एक दो दफ़ा तो आपको आराम से पता लग जाएगा कि जर्ड और पेप्टिक अल्सर डिजीज़ डिफरेंट है, और एसोफेजियल कार्सिनोमा और एक्लेजिया डिफरेंट चीज़ है बिल्कुल। ये डिस्फेजिया के साथ प्रेजेंट करते हैं, एसोफेजियल कार्सिनोमा वाले और एक्लेजिया वाले। जो पीयूडी वाले होते हैं, पेप्टिक अल्सर डिजीज़, और जर्ड वाले होते हैं, ये बर्निंग, पेन और इन चीज़ों के साथ प्रेजेंट करते हैं। ठीक है। अच्छा, इसोफेजियल कार्सिनोमा ऐसे है कि यहाँ पे इन्होंने बहुत इतना अच्छा नहीं लिखा हुआ। इसोफेजियल कार्सिनोमा आपका इंपॉर्टेंट सर्जरी के लिए भी है, मेडिसिन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, सर्जरी के लिए भी। और आपने यहाँ से भी पढ़ना है उसको और वहाँ से भी पढ़ना है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा डिफरेंट लिखा हुआ है, यहाँ पे डिफरेंट तरीके से लिखा हुआ है। और उन दोनों को आपने नॉलेज को एडअप कर लेना है, और अच्छे तरीके से इसका एक नोट्स बना लो, या बुक पे लिखते हो, या जैसे भी आपका होता है, तो ये आपने कर लेना है। ठीक है। गेस्ट्राइटिस आ जाता है आगे। गेस्ट्राइटिस की आपने सिर्फ कॉजेज कुछ आपने याद कर लेनी है, नेम याद करने हैं आपने सिर्फ। पेप्टिक अल्सर डिजीज़ आ गया, क्लिनिकल फीचर्स याद करने हैं, उसी तरह डायग्नोसिस के लिए ज़रूरी हैं। इन्वेस्टिगेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसकी बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशंस और ट्रिपल रजीम और क्वाड्रुपल रजीम इसके जो ट्रीटमेंट में यूज़ होती है बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल जब आप प्रैक्टिस करोगे तो उसमें भी इंपॉर्टेंट है, और वैसे अभी एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके जितने भी टेबल्स लिखे हुए हैं इन्होंने, मेथड्स ऑफ डायग्नोजिंग एच पाइलोराई, कॉमन साइड इफेक्ट्स ऑफ एच पाइलोराई थेरेपी, इंडिकेशंस ऑफ एच पाइलोराई थेरेपी, इंडिकेशंस ऑफ सर्जरी, आगे जितना लिखा हुआ है, कॉम्प्लिकेशंस लिखी हुई हैं, कॉम्प्लिकेशंस की आगे डिटेल लिखी हुई हैं, ये सारे अलग अलग एससीक्यूज हैं। ठीक है, जो नहीं है एससीक्यूज वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो मतलब साइड इफेक्ट्स हैं थेरेपी के, ये नहीं है, और सर्जरी वाला जो लिखा हुआ है ये नहीं है। बाकी इंडिकेशंस ऑफ इरिडिकेशन और इन्वेस्टिगेशंस ऑफ एच पाइलोराई, और जो कॉम्प्लिकेशंस में परफोरेशन है वो अलग से एससीक्यू आएगा आपका, सर्जरी में भी इधर भी। और जो गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन है ये अलग से यूक्यूएस में सक्सेशन स्प्लैश होती है, ये आप देख लेना जब पढ़ोगे, ये अलग से इंपॉर्टेंट है। और ब्लीडिंग इसकी कॉम्प्लिकेशन है, वो तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कितनी इंपॉर्टेंट है, अपर जीआई ब्लीड के साथ प्रेजेंट करते हैं। उसके बाद ज़ुलिंगर एलिसन सिंड्रोम है, ये भी रिकरेंट पेप्टिक अल्सरेशन के साथ प्रेजेंट करते हैं, जो ट्रीटमेंट से ठीक नहीं होती। तो फिर वही बात आ जाएगी, पेप्टिक अल्सर डिजीज़ हो रही हो, बार बार अल्सर्स हो रहे हो, और तो ज़ुलिंगर एलिसन आप सोच सकते हो। डीडी के तौर पे आपने याद रखना है पेप्टिक अल्सरेशन के। ठीक है, उसके आगे जितनी भी ये सारे टॉपिक्स हैं, फंक्शनल डिसऑर्डर्स, ट्यूमर्स ऑफ स्टमक, ये नहीं करने हैं आपने, बिल्कुल भी नहीं करना है। डिजीज ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन आ गया, सीलिएक डिजीज आपने मेडिसिन में करनी है, पीड्स में अलग से करनी है, दोनों जगह से करनी है, उसी तरह इंपॉर्टेंट है, आपने इकट्ठा कर लेना उसको। ठीक है, बीच में गैस्ट्रिक कार्सिनोमा है। गैस्ट्रिक कार्सिनोमा अगर आप सर्जरी से कर लेते हो ना, तो इनफ है, यहाँ से करने की जरूरत नहीं है, सर्जरी से इनफ है। सीलिएक डिजीज दोनों जगह से करनी है आपने। बच्चों में क्या इसका ट्रीटमेंट है, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया किस तरह से है, बड़ों में क्या है, स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन कौन सी है, नॉन स्पेसिफिक कौन सी है। बायोप्सी मेरे ख्याल से डायग्नोस्टिक होती है इसकी, ड्यूडेनल, और बाकी एंटीबॉडीज़ में एंटी एंडोमीजियल एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ हैं, बाकी इतनी स्पेसिफिक नहीं है। डर्माटाइटिस herpetiformis इसके साथ छोटा सा लिखा हुआ है यहाँ पे। बेसिकली डर्माटाइटिस herpetiformis आपका डर्मा में आएगा, जो डर्मा आपकी मेडिसिन 2 में है। ठीक है, तो अब दिया हुआ यहाँ पे, तो मेडिसिन 1 में भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, तो यहाँ पे आप लिख लो कि 1256 पेज पे ये डर्माटाइटिस herpetiformis आपने करना है डर्मा के साथ। ठीक है, ये सीलिएक डिजीज वालों में एसोसिएटेड एक चीज़ है। उसके बाद आगे आ जाओ, स्मॉल बॉल बैक्टीरियल ग्रोथ, बीच में ये टॉपिकल स्प्रू है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ब्लाइंड लूप सिंड्रोम कभी आया नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, आपको करना पड़ेगा। विपल डिजीज इसी तरह कभी नहीं आई है, इंपॉर्टेंट है लेकिन कर लो। बाइल एसिड डायरिया नहीं करना, आगे कुछ भी नहीं करना आपने।
लेकिन ये जितनी हेडिंग्स है ना, आपने हेडिंग्स का ध्यान रखना है। कभी कभी वो पूछ लेता है व्हाट कि डीडी बताओ मेल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम का क्या होगा, तो ये सारे जो बताए जा रहे हैं ये सारे मेल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम्स ही हैं। फिर हेडिंग तो पढ़ी नहीं होती, याद नहीं आ रहा होता, फिर क्या होता है मेल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, उल्टे इधर उधर से मिला मिलू के पूरा चैप्टर की हेडिंग्स डाल के आ जाते हैं, फिर वो गलत हो जाता है। तो इसलिए हेडिंग्स आपने ज़रूर पढ़नी है, और हेडिंग पढ़ के आपने पहले याद करना है कि इस सिंड्रोम के अंदर कौन कौन सी डिजीज़ आती हैं, या इस सिम्टम की कौन कौन सी डिफरेंशियल डायग्नोसिस बन सकती हैं। ये चीज़ें आपने याद करनी है। अब ये डिफरेंस आ गया आपका, बाकी पहले जो रट्टे लशट्टे लगाते थे आप। अच्छा आगे आ जाओ भाई, ये सारा कुछ भी नहीं करना है इसमें से, देखो कितना इजी है। और इन्फ्लेमेटरी बॉल डिजीज़ पे आ जाओ। इन्फ्लेमेटरी बॉल डिजीज़ से आपकी जान नहीं छूटेगी, शायद पैथोलॉजी में भी बहुत ज़्यादा इसके ऊपर आपको टेस्ट किया गया हो। इन्फ्लेमेटरी बॉल डिजीज़ जो है, क्रॉन डिजीज़ और अल्सरेटिव कोलाइटिस, इसकी आपने ए टू जी हर चीज़ कर लेनी है। इनके आपस में डिफरेंस, इनकी एसोसिएटेड कंडीशंस, इनकी कॉम्प्लिकेशंस, इनके ट्रीटमेंट, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर डिजीज़ के, और एक्यूट एग्जर्बेशन बहुत ज़्यादा हो रही है तो उसके, और सर्जरी कब करते हैं, सर्जरी में कौन सी में सर्जरी का ज़्यादा रोल है, ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। ये सारी की सारी आपने करनी है। इनके डिफरेंशिएशन पॉइंट्स हैं, टेबल बने हुए हैं, ये सारा आपने करना है। बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज़ है। इसी तरह जो इरिटेबल बॉल सिंड्रोम है, ये हमें आया था इस दफ़ा पेपर्स में, ठीक है। तो ये आपने पूरा ए टू जी करना है। तो IBS और IBD से जान नहीं छुटेगी, ये आपने करनी ही करनी है। तो इसको थोड़ी लंबी लगती हैं ये, लेकिन इतनी मुश्किल है नहीं है, ठीक है। तो कर लोगे अगर स्टार्ट में ही, तो आपकी अच्छी बन जाएगी, ये हो जाएगा आपसे, ठीक है। एक ही दफ़ा इसको कर लेना बैठ के। आगे सारा ये जो कॉलन कैंसर और ये वाली सारी चीज़ें, ये आपकी सर्जरी के लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे नहीं है। एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस और क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस भी सर्जरी में आपके कवर हो जाते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ से करना चाहो तो आप कर सकते हो। सर्जरी में बहुत अच्छे से कवर हो जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है वहाँ पे, ठीक है। यहाँ से अगर आप MCQ पॉइंट्स के लिए करना चाहो कि गोल्ड स्टैंडर्ड इन्होंने कौन सी दी हुई है और इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है, तो टेबल्स में से वो देख लेना बस थोड़ा बहुत, ठीक है। आगे लिवर हम जल्दी जल्दी साथ ही कर लेते हैं। लिवर में आपने एक क्वेश्चन आपका आना है, और बड़ा इजी क्वेश्चन होता है इसका, आराम से कवर हो जाता है आपका। लिवर में सबसे पहले आपने करना है 853 पे जो दिया हुआ है ना इन्होंने, लिवर फंक्शन टेस्ट दिया हुआ है। लिवर फंक्शन टेस्ट आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए विद वैल्यूज़, ठीक है। खासतौर पे ALT, AST, ALP की वैल्यूज़, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, एल्ब्यूमिन लेवल, मतलब जितनी भी है ना, किए होंगे पहले भी आपने पैथोलॉजी में, तो LFTs के आपको विद वैल्यूज आपने अच्छी तरह से याद कर लेना है, ठीक है। आगे आ जाते हैं, क्रोनिक लिवर डिजीज स्क्रीन 22.4, ये आपने करना है। उसके बाद आ जाओ 855 पे टेबल है, कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर सेफ परक्यूटेनियस लिवर बायोप्सी, ये करना है। एक्यूट लिवर फेलियर पूरा करना है। इसमें जो ये ग्रेड्स दिए हुए ना इन्होंने, हेपेटिक इनकेफ्लोपैथी के, बहुत इंपॉर्टेंट है। हेपेटिक इनकेफ्लोपैथी का ट्रीटमेंट और ग्रेड्स, और इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं जो इसको बढ़ाती हैं, एग्जर्बेट करती हैं हेपेटिक इनकेफ्लोपैथी को। ये 3 टेबल्स आपने करने हैं, आगे जाके आएंगे शायद। इन्वेस्टिगेशंस करनी है, प्रोग्नोस्टिक क्राइटेरिया करना है, मॉनिटरिंग करनी है, कॉम्प्लिकेशंस करनी है एक्यूट लिवर डिजीज़ की, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये एब्नॉर्मल लिवर फंक्शन टेस्ट है, ये मैंने आपको बता दिया है, मतलब आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको बस रीड कर लेना एक दफ़ा इसको। जॉन्डिस, प्री हिपैटिक, हिपैटिक और पोस्ट हिपैटिक जो हैं, ये डिटेल के साथ आपने करने हैं, बिल्कुल कॉजेज आपको पता हो, सब कुछ पता हो इसका, ठीक है। पोस्ट हिपैटिक जो है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, वो ज़्यादातर आपके सर्जरी में कवर होंगे, यहाँ पे आपका हिपैटिक और प्री हिपैटिक कवर होगा। तो इसको जो उधर वाला है ना, सर्जरी वाला लीवर है, उसके साथ थोड़ा सा मिला के पढ़ना, ठीक है, इस टॉपिक को, जॉन्डिस को, तो ये आपका अच्छा हो जाएगा। इसमें से बस प्रीवियस नॉलेज जो है आपका वही लिखा हुआ है ये, इसको बस आपने रीड करना है। इसमें से कभी आपका कुछ आया नहीं है जॉन्डिस में से, ठीक है। लेकिन ये पता हो आपको कि CLD और एक्यूट लिवर डिजीज है, उसके अंदर जॉन्डिस तो हो गई। जब लिवर काम नहीं कर रहा तो बिलिरुबिन नहीं निकल रही बॉडी के अंदर से, अकोमोडेट हो रही है। हेपेटोमेगैली के DD आपने याद करने हैं, पीड्स के लिए भी, मेडिसिन के लिए भी। स्प्लीनोमेगैली के DD आपने याद करने हैं, पीड्स के लिए भी, मेडिसिन के लिए भी। हिपैटोस्प्लीनोमेगैली के DD आपने याद रखने हैं।
और मैसिव स्प्लीनोमेगाली का डीडी आपने याद रखना है। ये सारी चीज़ों के डीडीज अलग अलग हैं, कुछ बीच में ओवरलैप भी करते हैं, ये आपने याद रखना है। इसलिए और यहीं पे मैं आपको सर्जरी का भी बता देता हूँ, फिर शायद वहाँ पे याद ना रहे। लिवर ट्रॉमा और स्प्लीन ट्रॉमा ये आपने करना है, ये इनफ नहीं लिखा हुआ उसके अंदर, तो इसलिए बच्चे रह जाते हैं। तो स्प्लीन ट्रॉमा की भी ग्रेडिंग है, लिवर ट्रॉमा की भी ग्रेडिंग है, ये आपने अच्छी तरह करनी है, दोनों ऐसे क्यूज हैं, यूनिवर्सिटी क्वेश्चन हैं। एसआईटीज ऊपर से नीचे तक आपने कर लेना है, ठीक है। कॉजेस करने हैं एसआईटीज की, एसाइटिक फ्लूइड के अपीयरेंस करना है, एनालिसिस करना है, क्राइटेरिया होता है इसके अंदर भी आगे डिटेल होती है उसकी, ठीक है। सैग होता है, सीरम एल्ब्यूमिन, सीरम एसआईटीज एल्ब्यूमिन ग्रेडियंट इस तरह, ठीक है। तो वो ये सारी चीज़ें आपने करनी है, इसमें लिखा हुआ है सारा ट्रीटमेंट लिखा हुआ है। हेपेटिक एनकेफेलोपैथी पूरा करना है, ये टेबल आ गया डीडी का, और फैक्टर्स प्रेसिपिटेटिंग हेपेटिक एनकेफेलोपैथी ये करना है। वेरिसियल ब्लीडिंग मैंने आपको पहले बताया था, आगे अभी चल के टेबल आएगा एक वेरिसियल ब्लीडिंग का, उसमें ना समराइज किया हुआ है उन्होंने ट्रीटमेंट, तो वो ट्रीटमेंट आपने करना है। या आप डायग्नोज कर लोगे कि वेरिसियल ब्लीडिंग हो रही है, लिवर डिजीज का पेशेंट होगा और अपर जीआई ब्लीड के साथ आएगा तो उसमें वेरिसियल ब्लीडिंग होगी। सिरोसिस में आपने रीड करने वाला एक दफ़ा रीड कर लेना, इसमें से मार्किंग कर लेना, लेकिन है इसमें से टेबल्स ही क्वेश्चन, कॉजेज ऑफ सिरोसिस, क्लिनिकल फीचर्स ऑफ सिरोसिस, ठीक है, क्रोनिक लिवर फेलियर के, और ये चाइल्ड व्यू क्लासिफिकेशन है, ये आपने पूरी की पूरी याद करनी है। ये बहुत कम ऐसी क्लासिफिकेशन है मेडिसिन की जो आपने मतलब वर्ड बाय वर्ड याद रखनी है वैल्यूज़ के साथ, उसमें से एक ही है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है बहुत ये आगे वाला स्कोर करने की जरूरत नहीं है, मेल्ट स्कोर जो है ये नहीं करना आपने, ठीक है। पोर्टल हाइपरटेंशन, ये सारी ना क्रोनिक लिवर डिजीज़ की ही मैनिफेस्टेशंस चल रही हैं, तो इस वजह से अगर आप क्रोनिक लिवर डिजीज़ को ट्रीट कर रहे हो तो पहले उसकी सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट सारी उसकी मैनिफेस्टेशंस को ट्रीट करोगे, और क्योंकि लिवर तो आप जो ट्रीटमेंट है उसका वो तो लिवर ट्रांसप्लांट है, ठीक है। तो जब तक ट्रांसप्लांट नहीं हो रहा तब तक आप ये सारी चीज़ों को अलग अलग ट्रीट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये टेबल आ गया इमरजेंसी मैनेजमेंट ऑफ ब्लीडिंग, ये बेसिकली वेरिसियल ब्लीडिंग की ट्रीटमेंट है, इसको आपने जीआईटी ब्लीड के साथ, अपर जीआई ब्लीड के साथ याद करना है। डिटेल में लिखी हुई है, पढ़नी है आपने डिटेल, लेकिन एटलीस्ट आपको जो टेबल में लिखी हुई है चीज़ वो याद होनी चाहिए, उससे आपका एससीक्यूज कवर हो जाएंगे। हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस से जान नहीं छुटनी, पीड्स में भी सर्जरी में भी, खासतौर पे हेपेटाइटिस बी और सी। ए और ई तो आपको पता है कि मतलब एक्यूट होते हैं, वो ठीक हो जाते हैं, उसको आपको सपोर्टिव ट्रीटमेंट होती है, लेकिन जो हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी हैं वो क्रोनिक में कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब इसमें मैं आपको बताता हूँ आपने करना क्या क्या है। हेपेटाइटिस ए का तो आपने सपोर्टिव ट्रीटमेंट देख लेना है और प्रेजेंटेशन देख लेनी, आता है हेपेटाइटिस ए आपका एग्जाम्स में। हेपेटाइटिस बी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ये आपने पहले भी शायद किया हो, इसका जो ये टेबल दिया हुआ है ना, सरफेस एंटीजन, सरफेस एंटीबॉडी, कोर एंटीजन, ई एंटीजन, कब कौन सा पॉजिटिव होगा तो एक्यूट स्टेज है, कब क्रोनिक स्टेज है, कब इम्यून पर्सन है, कब प्रीवियस इन्फेक्शन हुई हुई है वो वाला पर्सन है, कौन लेटेंट फेज में, ये वाली सारी चीज़ें आपने अच्छे तरीके से एक दफ़ा समझ लेनी है और एक दफ़ा इसको याद कर लेनी है, अपने रूम में जो है उसको लगा लेना है, और आते जाते आपने पढ़ना है, इससे आपकी जान नहीं छुटेगी। एमसीक्यू भी आएंगे इसमें से, एससीक्यू भी आएगा, और वाइवा में तो बिल्कुल जान नहीं छुटेगी, और ये आपको नहीं आता होगा तो बड़ी मुश्किल होगी आपको, ठीक है, क्योंकि बहुत कॉमन डिजीज़ है पाकिस्तान में ही। इसका एमसीक्यू आता है कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ क्रोनिक हेपेटाइटिस क्या है पाकिस्तान में, तो हेपेटाइटिस सी है वैसे वो, शायद उसका आंसर चेक कर लेना है, ठीक है। इसमें एक और एमसीक्यू है कि वायरल लोड कितना होगा तो आप उसको एक्टिव इन्फेक्शन कहोगे, 10⁵ कॉपीज पर ml है, ये आप देख लेना, ठीक है। उसके बाद इसकी मैनेजमेंट आ जाती है, ये सारी आपने याद करनी है अच्छे तरीके से, ठीक है। उसके बाद हेपेटाइटिस सी का इसी तरह याद करना है उसको, ये भी देख लेना आईजीएम क्या क्या फ़र्क होता है, आईजीजी क्या होती है, कब आप आईजीएम करवाते हो, कब आप आईजीजी करवाते हो, ठीक है। एक्यूट फेज में आईजीएम करवानी चाहिए या आईजीजी करवानी चाहिए, या दोनों से पता लग सकता है। आई को बंद करके आप कर सकते हो, ठीक है। आईजीएम आपने बताया, आईजीजी भी करवा सकते हो, उसके 2 दफ़ा अगर आप लेवल्स करवाओगे ना, पहली दफ़ा आपने जो लेवल करवाया था उससे 4 टाइम्स इंक्रीज हो गया सेकंड में,
IgG, तो ये भी एक्यूट इन्फेक्शन का बता रहा है आपको। ठीक है, गुड आंसर। आगे अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ है। अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ में आपने बेसिकली इसकी ट्रीटमेंट क्या है, या तो ट्रांसप्लांट करो या अल्कोहल पीना छोड़ो। अगर अर्ली स्टेज पे सिरोसिस हो गया तो ट्रांसप्लांट होगा। ठीक है, इसकी ये दिया हुआ है, एक स्कोरिंग दी हुई है इसकी ना, टेबल में दी हुई है ना, ये टेबल वाली नहीं, ऊपर जो दी हुई है, DF इज इक्वल टू 4.6 इंटू इंक्रीज इन PT प्लस बिलिरुबिन, ये वाला आपने करना है और इसकी इन्वेस्टिगेशन की डिटेल पढ़ लेनी है। ठीक है, मैनेजमेंट पढ़ लेनी है इसकी। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, अल्कोहलिक लिवर डिजीज नहीं आया हुआ आपका UQ, लेकिन नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज आया हुआ है, तो ये पूरा करना है आपने। ऑटो इम्यून में से जो आए हुए हैं आपके, प्राइमरी बिलियरी कोलेंजाइटिस आया हुआ है और प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलेंजाइटिस, ये दोनों आए हुए हैं। ठीक है, तो इनको डिफरेंशिएट कैसे करना है आपने, जो ये वाली होती है ना, प्राइमरी बिलियरी कोलेंजाइटिस जो होता है, इसके अंदर साथ उसको और मैनिफेस्टेशंस भी होती हैं, ज़ेंथेलाज्मास ये वो होते हैं उसको। ठीक है, मिलाज्मा या ज़ेंथेलाज्मा ये होते हैं, और हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया होता है साथ उसके। जब LFTs अगर उसने साथ दिए होंगे, उसके अंदर फैट्स बढ़े, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ हो, तो ये चीज़ें आपने देखनी है इसमें। ठीक है, बाकी ये बाकी ये जो सारी दी हुई है ना, इसने ये करने की जरूरत नहीं है। हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा करने की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है आपको, और पता नहीं क्या क्या दिया हुआ है। हेरिडिटी हीमोक्रोमेटोसिस आपको पता है ऑलरेडी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वही डिजीज है जो आपकी पैथोलॉजी में इंपॉर्टेंट थी ना, यहाँ पे भी वही ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट है। हीमोक्रोमेटोसिस आपने करना है, कौन कौन से ऑर्गन्स में इसकी मैनिफेस्टेशन होती है, स्किन, ठीक है, पैंक्रियाज, लिवर, हार्ट, ये सारी चीज़ें आपने जो है वो मैनिफेस्टेशंस की याद करनी। इन्वेस्टिगेशन क्या करवाओगे, मैनेजमेंट क्या करोगे, ठीक है, चिलेशन वगैरह और वो सारी चीज़ें आप करोगे। विल्सन डिजीज पीड्स में भी यहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने करनी है। इसमें भी उसी तरह होगा जिस तरह बताया ना मैंने आपको। अच्छा, जितनी भी जेनेटिक डिजीज है ना, इसमें ट्रीटमेंट में आपने एक चीज़ लिखनी है कि स्क्रीनिंग ऑफ द सिबलिंग्स या फैमिली मेम्बर्स, ये आपने पॉइंट ऐड कर देना है उसमें ट्रीटमेंट में। विल्सन आपने पूरा करना है, जिस तरह सेलिक डिजीज अच्छी तरह किया था ना पीठ से और यहाँ से, उसी तरह ये दोनों भी यहाँ से करना है। अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी रीड कर लेना आपने, गिलबर्ट सिंड्रोम जस्ट रीड करना है आपने। बाकी वास्कुलर लिवर डिजीज में से जो ये हेपेटिक वीनस डिजीज है, बट कैरी सिंड्रोम है, ये आपने करना है। ठीक है, इसमें क्या होता है, हेपेटिक वेन थ्रोम्बोसिस होता है, तो हेपेटिक वेन थ्रोम्बोसिस की वजह से हेपेटोमेगैली होती है और सिरोसिस हो सकता है, और वो सारा चीज़ें, एसाइटिस होता है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। मतलब ब्लड कैरी सिंड्रोम आपने करना है। यहाँ पे प्रेगनेंसी विद एंड लिवर लिखा हुआ है, इसको रीड कर लेना आपने। एक क्वेश्चन आपका काफ़ी वेग सा क्वेश्चन था, उसका आंसर था कि प्रेगनेंसी एसोसिएटेड लिवर डिजीज। ठीक है, अगर आप उसमें सिर्फ CLD भी लिखते थे तो ठीक था, लेकिन वो पेशेंट प्रेग्नेंट थी, तो अगर इस तरह का कुछ हो कि CLD पहले ना हो लेकिन पेशेंट प्रेग्नेंट हुई और उसके बाद उसको CLD के सिम्टम्स आना स्टार्ट हुए, तो आप कोलिस्टेसिस ऑफ प्रेगनेंसी या प्रेगनेंसी एसोसिएटेड लिवर डिजीज लिख सकते हो उसके अंदर, तो वो आपने कर लेना है। जो मैं स्किप करवा रहा हूँ वो उसमें से आया कभी कुछ नहीं है, ना MCQ आया ना SCQ आया कभी। ठीक है, वो मैं इस लिहाज से आपको स्किप करवा रहा हूँ। बाकी हाँ, जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना अच्छा है, कहीं ना कहीं आपका नॉलेज काम आएगा। बाकी इस चैप्टर में से और कुछ भी नहीं करना। जो चीज़ें आपकी यहाँ से स्किप हुई है ना, आपको लग रहा है कि स्किप हुई हैं, वो जब हम सर्जरी का डिस्कस करेंगे तो वो हर एक चीज़, हर एक तो नहीं, 80% चीज़ें उसमें से वो सर्जरी में आ जाएंगी जो यहाँ से स्किप करवाई हैं आपको। ये हम लोगों ने CVS कवर किया है अब तक, GIT कवर किया है, लिवर कवर किया है, अब हम हीमाटोलॉजी कवर करने लगे हैं, और रेस्पो भी कवर कर लिया। अच्छा, हीमाटोलॉजी में आप सबसे पहले हर चैप्टर की ना एक मेन इन्वेस्टिगेशन होगी। अब जब आप वार्ड में जाओगे तो आपको पता लगेगा कि CBC ऑलमोस्ट हर पेशेंट की CBC ही होती है, और जिसका ऑपरेशन होना होता है उसकी तो लाजमी होती है। तो CBC आपको देखनी आनी चाहिए। इस तरह की जो इन्वेस्टिगेशन है ना, बेस टाइम इन्वेस्टिगेशन, CBC है, ब्लड ग्लूकोज है, लिपिड प्रोफाइल है, कोएगुलेशन प्रोफाइल है, ये चीज़ें आपको, आप ऐसे देखो स्लिप को या डाटा को, और आप बस आपको पता लग जाएगा ये चीज़ इसमें गलत है।
ठीक है, बगैर रेफरेंस वैल्यूज देखे। इतनी आपको याद होनी चाहिए, LFTs, RFTs, TFTs। ठीक है, और ये आपको याद हो जाएंगी। एंड तक आप पेशेंट्स को देखते जाओगे, पेशेंट्स को उठा के देखते जाओगे बार बार। एक दो बार गलत होगी आपकी, आप चेक करोगे रिपीट, तो वो याद हो जाएंगे आपको। तो इसी तरह यहाँ पे CBC है और कोएगुलेशन प्रोफाइल है जो बार बार आप टेस्ट करवाते हो। और शायद आपने पैथोलॉजी में क्लिनिकल पैथोलॉजी का एक क्वेश्चन तो आता था पहले, उसमें आपने किया होगा ये। तो ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। ठीक है, काउंट्स क्या होते हैं, PT कितना होता है, PTT कितना होता है, फिब्रिनोजन कितना होता है, ये सब। एंड उसके बाद आ जाओगे आप वही वाले अनीमिया पे। ठीक है, जो आपने पैथोलॉजी में पढ़े हैं। अनीमिया में माइक्रोसिटिक अनीमिया, नॉर्मोसिटिक और मैक्रोसिटिक अनीमिया, ये आपने इनकी इंपॉर्टेंट कॉजेज जो हैं वो यहाँ पे कर लेते हैं हम। आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया करना है। ठीक है, रुको बल्कि टॉपिक वाइज चलते हैं। स्टार्ट में इसके टॉपिक है ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। 935 पे इसका ट्रीटमेंट दिया हुआ है और कौन कौन से ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होते हैं ये बताया हुआ है इसने। कॉम्प्लिकेशन ऑफ ट्रांसफ्यूजन क्या क्या होती है, ये आपका मेडिसिन में इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये वाला आपने करना है। ये आपका सर्जरी में बहुत इंपॉर्टेंट है और वहाँ पे इसी टेबल को कॉपी किया हुआ है डॉक्टर ने, तो आप यहीं पे पढ़ रहे हो तो कर लेना ही। और ये साथ प्रिकॉशंस दी हुई हैं उसने कि कैसे इससे बचना है, ये भी आपका UQ है सर्जरी का, तो यहीं से कर लेना ही। अच्छा चलो आगे चलते हैं। आगे इसमें एनीमियाज आ गए। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया अच्छे से करना है आपने। टॉपिक्स मैं आपको बता देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि ये कहाँ कहाँ से आप कर सकते हो। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, एनीमिया क्रोनिक डिजीज है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है, उसमें दोनों आ जाएंगे, फोलेट डेफिशिएंसी, B12 डेफिशिएंसी। हेमोलिटिक एनीमियाज आ जाएंगे, सारे करने हैं आपने। ठीक है, हीमोग्लोबिनोपैथीज आ जाएगी जिसमें थैलेसीमिया और सिकल सेल है, ये आ जाएगा आपका, सारा आपने करना है। उसके बाद ल्यूकीमियाज में आपने जो पीड्स में जो हमेशा आता है ALL, क्योंकि वो बच्चों में होता है, तो वो आप पीड्स की बुक से बहुत अच्छा लिखा हुआ है, वहाँ से आपने करना है। और यहाँ से आपने करना है AML और CML और लिम्फोमास, हॉजकिन लिम्फोमा मोस्टली आता है आपका, नॉन हॉजकिन कभी आया नहीं है, लेकिन आप जस्ट केयरफुल रहने के लिए उसको रीड कर लेना एक दफ़ा। ठीक है, उसके अलावा जो ये बाकी सारे लिखे हुए हैं ना, पॉलीमॉर्फ कौन से हेरी सेल ल्यूकीमिया और माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम और 1000 टाइप्स और लिखे हुए ल्यूकीमिया की, वो आपने ज़रूरी नहीं है आपके लिए करना। ठीक है, अच्छा मल्टीपल माइलोमा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने करना है। उसके बाद एप्लास्टिक एनीमिया बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्राइटेरिया दिया हुआ है, ये भी आपने करना है। और एप्लास्टिक एनीमिया की कॉम्प्लिकेशंस हैं 3, PNH, AML और MDS, ये जब आप पढ़ोगे तो पता लग जाएगा आपको, ये इंपॉर्टेंट है, ये आई हुई हैं आपकी। कोगुलेशन डिसऑर्डर्स आपने करने हैं, यहाँ से ही कर लो बेशक, लेकिन मेडिसिन में आएंगे नहीं आपको। हीमोफीलिया A, हीमोफीलिया B और क्या कहते हैं वॉन विली ब्रांड डिजीज। ठीक है, थ्रोम्बोटिक डिसऑर्डर्स में आपको पहले बता चुका हूँ कि DVT है ये बेसिकली, तो आप चाहे यहाँ से करो चाहे सर्जरी से करो इसको, लेकिन आपने पल्मोनरी एम्बोलिज्म के साथ फैला के अच्छी तरीके से करना है। उसके बाद और तो इसमें SH DIC है एंड पे, चैप्टर के एंड पे 978 पे, ये आपने करना है इसमें से। तो इसमें से आपने देखा है कि SH आपको छोड़ने वाली चीज़ें कोई नहीं है, लेकिन इसमें ना बड़ा डायग्नोस आपने करना है और हर एक का सेम ट्रीटमेंट है। ब्लड ट्रांस आयरन देना, जो भी जिस चीज़ की भी डेफिशिएंसी हुई भी है उसको आपने करना है, या अंडरलाइन कॉज को ट्रीट करना है और ब्लड ट्रांसफ्यूजन करनी है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए पैक सेल वॉल्यूम लगाने, बस ट्रीटमेंट बड़ा सिंपल है। इन्वेस्टिगेशन हर एक की CBC वही वाली इन्वेस्टिगेशन हर एक की, डायग्नोसिस करना थोड़ा मुश्किल है और इंटरप्रेट कैसे करना है आपने इन्वेस्टिगेशंस को। मैंने ये पर्सनली जो पीड्स की परवेज अकबर थी वहाँ से किया था, तो आप इसको बेशक वहाँ से कर सकते हो। कुछ टॉपिक्स वहाँ से मिसिंग होंगे, वो आप यहाँ से कर लेना, उधर उसने थोड़ा डिटेल में लिखा होगा, पता भी लग जाता है आपको क्या क्या चीज़ें करने वाली हैं। तो इसको ना पूरा जिस तरह हर हर चीज़ याद करते हैं ना, इसमें वो वाला चक्कर नहीं है कि आपने बिल्कुल हर चीज़ याद रखनी है कि G6PD डेफिशिएंसी है तो उसकी क्या आगे और कौन कौन पायरुवेट काइनेज डेफिशिएंसी हो सकती है, पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिन यूरिया क्यों होता है, कैसे होता है, बड़े लंबी डिटेल्स है इसमें। वो आप सारी पैथोलॉजी में करके आ चुके हो, वो आपसे कोई पूछेगा भी नहीं ना, आपका ऑस्पी में इसमें से कुछ आएगा। ठीक है, ऑस्पी में 4 जो टॉपिक्स है ना मेजर, CVS, GIT, CNS, लिवर इंक्लूडिंग GIT और रेस्पिरेटरी, इन 4 पे आपको टेस्ट किया जाता है। ठीक है, जो आपके मेडिसिन के वार्ड में होते हैं पेशेंट्स के।
बाकी बस ऑस्पी में आ जाता है थोड़ा बहुत, बाकी थ्योरी एमसीक्यूज में कवर हो जाता है, ऑस्पी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा चलो आगे हम चलते हैं। इसमें किसी का कोई